सीएम पुष्कर सिंह धामी का बड़ा ऐलान, कहा उत्तराखंड में जल्द लागू होगा यूसीसी, विधानसभा में विधेयक होगा पेश। नए साल के स्वागत को उत्तराखंड तैयार, औली मसूरी और नैनीताल के होटल फुल, अब बर्फबारी का इंतजार। देहरादून में पूर्व सीएम हरीश रावत निकालेंगे पद यात्रा, अपनी यात्रा को भारत न्याय यात्रा को किया समर्पित। रुड़की पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, गैंग के सरगना समेत 2 आरोपी गिरफ्तार, गैस कटर से एटीएम में की थी लूट। ऋषिकेश के फुटकर सब्जी मंडी में लगी आग, 1 दर्जन दुकानें जलकर राख, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं न्यूज लाइव, मैं हूं आपके साथ है ना। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं उत्तराखंड की खबरों के साथ। नए साल के जश्न के लिए उत्तराखंड के पर्यटन स्थल तैयार हैं। यहां होटल फुल हो चुके हैं। वीकेंड होने के चलते शनिवार से ही पर्यटक यहां पहुंचना शुरू कर चुके हैं। वहीं अब पर्यटक बर्फबारी का भी इंतजार कर रहे हैं। हालांकि मौसम विभाग ने नए साल के पहले हफ्ते में मौसम सामान्य रहने के आसार जताए हैं। औली में लगभग सारे होटल और होम स्टे बुक हैं। जिन लोगों को यहां रूम नहीं मिल रहे वो अब जोशीमठ का रुख कर रहे हैं। ऐसे में अब जोशीमठ में भी भारी संख्या में बुकिंग आने लग गई है। नए साल के जश्न को लेकर पर्यटकों के लिए गढ़वाली व्यंजनों के साथ संगीत की भी व्यवस्था की गई है। कई जगह पर कैंप फायर भी तैयार की गई। शहर को विशेष प्रकार की लाइटनिंग से सजाया गया है। कपल्स के लिए होटल रूम और खाने की विशेष पैकेज है। वहीं पुलिस ने भी हर प्रकार से तैयारी कर ली है। वीकेंड पर शहर में सुबह से पर्यटकों का तांता लग गया, जिससे शहर के चौक चौराहों पर ट्रैफिक जैम की स्थिति बनी। फिलहाल दोपहर से बादल छाने से नए साल पर बर्फबारी के आसार बनते नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सिर्फ 2.5 साल के कार्यकाल में भ्रष्टाचार पर बड़ी लगाम का रिकॉर्ड बनाया। खासकर गुजरते साल 2023 में सरकार ने भ्रष्टाचार में लिप्त 18 ट्रैप में 4 अफसरों समेत 19 लोगों को जेल भेजा। जबकि सिर्फ 2.5 साल के कार्यकाल में धामी सरकार ने सबसे ज्यादा 38 ट्रैप कर 40 भ्रष्टाचारियों को सलाखों के पीछे भेजा। मुख्यमंत्री धामी ने भ्रष्टाचार में लिप्त लोगों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई की। इसमें नकल माफिया तंत्र की कमर तोड़ने के लिए आरोपियों की रिकॉर्ड 64 गिरफ्तारियां हुई और 24 के खिलाफ गैंगस्टर की कार्रवाई अमल में लाई गई। इन सभी की 17 करोड़ से ज्यादा की अवैध संपत्ति जब्त की गई, जबकि 12 से अधिक आरोपियों के खिलाफ संपत्ति जब्त करने की कार्रवाई जारी है। वहीं विवादित IAS रामविलास यादव, IFS किशन चंद को भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप में गिरफ्तार कर सरकार ने जेल भेजकर बड़ी कार्रवाई की है। और बता दें, राजधानी में दूसरों की जमीनों की फर्जी रजिस्ट्री और रिकॉर्ड रूम में दस्तावेज गायब करने के मामले को मुख्यमंत्री धामी ने गंभीरता से लिया। मुख्यमंत्री स्वयं रिकॉर्ड रूम पहुंचे और व्यवस्था देखी और उसके बाद मामले में SIT जांच बिठाई गई। ने गैंग के नामी वकील समेत 13 से ज्यादा आरोपियों को जेल भेजा और जांच चल रही है। आगामी 22 जनवरी को अयोध्या राम मंदिर में होने वाली प्राण प्रतिष्ठा को लेकर पूरा देश उत्साहित है। हरिद्वार में भी खास उत्साह देखा जा रहा है। हरिद्वार के रानीपुर विधायक आदेश चौहान ने सभी देशवासियों से अपील की है, 22 जनवरी को देश में दूसरी देव दीपावली मनाई जानी चाहिए। सभी लोग अपने अपने घरों में घी के दीपक जलाएं, साथ ही भगवान राम के चित्र के सामने राम का पाठ करें। आज हमारे गांव बहादुराबाद के अंदर अयोध्या से जो पूजित होकर अक्षत आए हैं उसको शोभा यात्रा के रूप में पूरे गांव वासियों ने उसका स्वागत किया और गांव के अंदर
एक शोभा यात्रा निकालते हुए जन जागरण का काम हुआ है। और मैं देख रहा था कि जगह जगह लोग, पुरुष, महिलाएं, बच्चे जगह जगह उसका स्वागत कर रहे थे। एक अपार उत्साह का माहौल पूरे गांव के अंदर देखने को मिला और ये निश्चित रूप से भगवान श्री राम के प्रति लोगों की श्रद्धा, उनके प्रति प्रेम, निष्ठा का एक प्रमाण है। और मैं समझता हूँ कि ये पूरे हिंदू समाज के लिए गौरव के क्षण है कि लगभग 500 वर्षों के संघर्ष के बाद, जहां वो बाबरी ढांचे को हटाने के बाद अब भगवान श्री राम लला 22 जनवरी को वहां पर स्थापित होंगे। उस दिन उनका प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम है। उसके निमित्त पूरे गांव के अंदर हमारे बहुत जबरदस्त उत्साह, पूरे क्षेत्र में बहुत उत्साह देखने को मिला है और उस दिन भी भव्य आयोजन हमारे यहाँ पर गांव के अंदर होने वाले हैं। और मैं आज सभी लोगों से पुनः आह्वान करता हूँ कि इस महायज्ञ के अंदर सब लोग सहयोग करें और अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। और आज जिस तरह का माहौल देखने को मिला निश्चित रूप से बहुत अद्भुत था और ये भगवान श्री राम का ही आशीर्वाद है, भगवान श्री राम की कृपा है कि आज सारा वातावरण, पूरा देश नहीं पूरा विश्व राम में दिखाई दे रहा है। तो जगह जगह से महिलाएं, बच्चे, पुरुष सब लोग पुष्प वर्षा कर रहे थे, ताली बजा रहे थे, नारे लगा रहे थे, भगवान श्री राम के जयकारे बोल रहे थे। तो ऐसा वातावरण पूरे विश्व के अंदर आज है और ये भारत की बढ़ती हुई प्रतिष्ठा, हमारी जो संस्कृति है, धर्म है और इस पर हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से जो भव्य मंदिर अयोध्या में बन रहा है, ये उसका ही प्रताप दिखता है। मंगलौर में अक्षत पूजन कलश यात्रा निकाली गई। इस यात्रा के दौरान हजारों की संख्या में महिलाओं और पुरुषों की भीड़ उमड़ी। जय श्री राम के नारों, भगवान राम के गीतों के साथ यह यात्रा निकाली गई। रथ पर राम, सीता और लक्ष्मण सवार थे। जगह जगह महिलाएं, पुरुष उनके स्वागत के लिए खड़े थे। साथ ही डीजे की धुन और ढोल नगाड़ों पर सभी महिलाओं ने जमकर डांस किया। दरअसल श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के तहत हर घर महासंपर्क अभियान चलाया जा रहा है। इसको लेकर श्री पचनदास महामंडलेश्वर स्वामी ने अगुवाई की और अक्षत पूजन कलश यात्रा का आयोजन किया। ये आज अक्षत पूजन कलश पूजन की यात्रा है और पूरे देश में क्या पूरे विश्व में यह कलश जा रहा है। राम, प्रभु श्री राम के अयोध्या से सबके लिए निमंत्रण, पीले चावल और हल्दी इसमें आई है। ये हर भक्त के घर पहुंचेगा संदेश और सभी भक्तों को प्रभु राम का बुलावा आया है, इसलिए इस कलश की पूजा का निमंत्रण है। सबने बड़े आनंद से इसको किया है। पूरे देश में, विदेश में और 22 तारीख को भगवान श्री राम अपने भव्य मंदिर में विराजमान होने वाले हैं। हम सभी हिंदुओं का, सभी सनातनियों का एक स्वप्न जो 500 वर्ष का जो संघर्ष था वो पूर्ण हुआ है। प्रभु राम हमारे प्रार्थना को पूर्ण कर रहे हैं, तो इसलिए ये बहुत भव्य कार्यक्रम है। बहुत खुशी का माहौल है और 22 तारीख को हर मंदिर में भगवान श्री राम के अयोध्या जैसा मंदिर सजेगा और सब मंदिरों को अयोध्या जैसा ही मंदिर समझा जाएगा। सारे हिंदू समाज, सनातनी सभी मंदिरों में एकत्रित होंगे, बुजुर्ग, बच्चे, बड़े, और मंदिर में प्रसाद वितरण होगा, आरती होगी, श्री राम जय जय राम का संकीर्तन होगा और रात्रि के समय में सामूहिक आरती होगी संध्या के समय में और सभी के घरों में दीपावली जैसा माहौल होगा, दीपक जलाएंगे, आनंद होगा। हरिद्वार के रोशनाबाद में स्थित न्यू सेंट थॉमस विद्यालय में वार्षिक उत्सव धूमधाम से मनाया गया। इस वार्षिक उत्सव को अमर तन रंगिनी गंगा 2023 का नाम दिया गया। सबसे पहले विद्यालय की छात्राओं द्वारा अतिथियों का स्वागत किया गया और इस अवसर पर छात्राओं द्वारा सरस्वती वंदना प्रस्तुत की गई। विद्यालय की प्रधानाचार्य नेविता गर्ग ने बताया, जल सभी के जीवन के सबसे ज्यादा जरूरी होता है। जल है तो कल है, इसलिए वो स्कूल के वार्षिकोत्सव कार्यक्रम में छात्र छात्राओं सहित उनके परिजनों को जागरूक किया जाएगा, जिससे पर्यावरण और जल को बचाया जा सके।
जो मेरा कार्यक्रम है ये हमारे स्कूल का वार्षिक उत्सव है, एनुअल फंक्शन है, जिसके अंदर हमने थीम ले रखा है। थीम जो लिया है अमर तरंगिणी गंगा। उसके पीछे कारण ये है, एक वो आता है कि मानो तो मैं गंगा माँ हो, ना मानो तो मैं बहता पानी। तो हम इसको दोनों तरह से लेके चल सकते हैं कि हम एक धार्मिक दृष्टि, संस्कृत दृष्टि से भी ले सकते हैं। पानी बहुत एसेंशियल है हमारी लाइफ के लिए, बहुत आवश्यक है। कोई भी काम बिना पानी के नहीं हो सकता है, जीवन ही उसी से है। तो लेकिन हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे जो है वो पानी जो हम गंगा है उसको स्वच्छ नहीं हो रही है, प्रदूषित करे जा रहे हैं। तो हम एक मैसेज शुरू से कि क्या उसका प्रभाव रहा, अभी आप देखेंगे कि आगे धीरे धीरे सीरीज को हमने स्टार्ट किया है। फिर स्वर्गलोक में कैसी थी गंगा, त्रेता युग में, फिर उसके बाद अब कलयुग में आने के बाद गंगा का क्या हाल हुआ है वो हम इसको प्रस्तुति करेंगे। और लास्ट में स्वच्छता अभियान जो अभी हमारे देश में चालू हुआ है, स्टार्ट हुआ है, उसको हम इस पर परफॉर्म करेंगे और गंगा आरती के साथ इसको खत्म करेंगे। लालकुआ में दानू इंटर कॉलेज का 38वां वार्षिकोत्सव आयोजित किया गया, जिसमें छात्र छात्राओं द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। वहीं बिंदु खत्ता के शहीदों की वीरांगनाओं, पूर्व सैनिकों और समाज सेवियों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर मोहन सिंह बिष्ट ने शिरकत करते हुए कॉलेज प्रबंधक को शुभकामनाएं दी और इस दौरान विधायक डॉक्टर मोहन सिंह बिष्ट ने घोषणा करते हुए कॉलेज में अशोक चक्र विजेता शहीद मोहन नाथ गोस्वामी के नाम पर एक कक्ष बनवाए जाने के लिए 1 लाख रुपए की धनराशि दिए जाने की घोषणा की। साथ ही सौंदर्यीकरण के लिए हर संभव सहयोग करने का आश्वासन दिया। आज चूंकि ये विद्यालय बिंदुखत्ता क्षेत्र का सबसे पुराना विद्यालय है और आज 38वां वार्षिकोत्सव इसका हो रहा है। इस अवसर पर मुझे भी विद्यालय प्रबंधन ने आमंत्रित किया और सम्मान दिया। मैं विद्यालय प्रबंधन का विशेष रूप से डॉक्टर चंद सिंह गानू जी का आभारी हूँ। और बहुत ही सुंदर कार्यक्रम बच्चे प्रस्तुत कर रहे हैं। इससे लगता है कि स्कूल जो है बच्चों पर बहुत मेहनत कर रहा है, उन पर उनके लिए कार्य कर रहा है। और चूँकि बहुत ही कम, जिसे कहना चाहिए इकोनॉमिक बजट पर स्कूल काम करता है, तो हमारा भी दायित्व बनता है कि ऐसे स्कूलों को सहायता की जाए। तो इसलिए हमने 1 लाख रुपए अभी देने की घोषणा की है। उसके अलावा अन्य भी सहयोग जो भी विद्यालय के को चाहिए होगा वो करेंगे। कक्ष के लिए 1 लाख रुपए देने की भी घोषणा की है। उसमें कुछ संसाधन अन्य जगह से स्कूल प्रबंधन जुटाएगा, तो 1 लाख रुपए विधायक जी से देने का प्रयास कर सकता है कि हमारे पास बहुत कम है और क्षेत्र में मांग बहुत है, तो इसलिए बहुत सारी दिक्कत होगी। सही जो कक्ष यहाँ पर बनेगा, क्योंकि हमारे क्षेत्र के जो मोहन नाथ गोस्वामी जी हैं तो चक्र विजेता, वो इसी बिंदुखत्ता के रहने वाले थे। तो उनके नाम पर विद्यालय प्रबंधन और मोहन नाथ गोस्वामी जी की वीरांगना एक कमरा बनाना चाहती है, तो उसमें 1 लाख रुपये का सहयोग जारी से अभी हमने दिया है। आगे चलकर और करें। वार्षिक उत्सव है और लंबे समय से हम हर साल ये वार्षिक उत्सव मनाते हैं। और ये प्रारंभिक दौर में केवल कक्षा 3 तक था और धीरे धीरे हमने समय समय पर इसको अपडेट किया है। अभी इसका इंटर तक पहुँच गया, दानू इंटर कॉलेज, और अभी लगभग 600 छात्र हैं, छात्र छात्राएँ शिक्षा पा रही हैं। और विशेष बात ये है कि यहाँ पर अनेक छात्र जो उच्च प्रशासनिक सेवा में डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं। और ये शहीद मोहन नाथ गोस्वामी कक्षा 8 तक इसी विद्यालय में पढ़े और भी कई बच्चे जो इस विद्यालय से पढ़ करके काफ़ी इन्होंने क्षेत्र का और देश का नाम रोशन किया। सांस्कृतिक कार्यक्रम बच्चों द्वारा खुशी के अवसर पर एनुअल फंक्शन खुशी हर साल मनाया जाता है। थोड़ा सा बच्चे खुल भी जाते हैं। इसके अलावा हमारे बच्चे देश के विभिन्न क्षेत्र में कर्नाटक भ्रमण में गए। प्रधानमंत्री के कार्यक्रम एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम में कर्नाटक के 5 जिले का दौरा किया, गोवा गए, पूर्वोत्तर राज्य में आसाम, बिहार, मणिपुर तक यहाँ बच्चे टीम लेकर को लेकर विधायक जी के द्वारा अभी फिलहाल एक अच्छा कक्ष शहीद मोहन नाथ गोस्वामी के नाम से बनाने की उन्होंने घोषणा की। पिछली बार हमेशा सहयोग देते आए हैं और सहयोग आगे भी देते रहेंगे। माननीय विधायक विजेता रहेगा और
चमोली में विकासखंड गैरसेड़ के दूरस्थ गांव में बहुउद्देशीय शिविर आयोजित किया गया। शिविर में क्षेत्रीय जनता ने 27 समस्याएं दर्ज की, जिनमें से 20 समस्याओं का मौके पर निस्तारण किया गया। वहीं शिविर में विभागीय स्टॉलों के माध्यम से तमाम प्रमाण पत्र जारी किए जाने के साथ साथ क्षेत्रवासियों को जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। वहीं शिविर में दिव्यांग प्रमाण पत्र, 7 आयुष्मान कार्ड भी बनाए गए। देखिए, आज यहाँ पंजियाना में हमने एक बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन करवाया गया था, जिसमें सभी विभाग के जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद थे और ये हमने सरकार जनता के द्वार कार्यक्रम के अंतर्गत ये बहुउद्देशीय शिविर यहाँ पे आयोजन कराया था, जिसमें हमने जो भी गांव वाले हैं आसपास के, उनकी समस्याओं को भी सुना। तो इसमें लगभग 27 समस्याएं एप्लीकेशन के माध्यम से हमने सुनी और लगभग 20 समस्या का हमने मौके पर ही निस्तारण कर दिया था और बाकी समस्याएं जो थोड़ी लॉन्ग टर्म वाली थी तो वो संबंधित विभाग को हमने निर्देशित करा है और एक लेटर भी हम इसके बाद इशू कर देंगे कि जो भी समस्याएं विदिन 15 डेज इसका निराकरण करें और जो भी होना है और उसको हम निराकरण करके एक कंप्लायंस रिपोर्ट हमको भेज दें। तो ये हमने करा ये बहुउद्देशीय शिविर, इसमें बहुत ही बढ़िया स्वास्थ्य का भी शिविर लगाया था, जिसमें लोगों ने काफ़ी लाभ उठाया। जैसे इसमें विशेषज्ञ डॉक्टर्स भी आए थे, चाहे वो आँख के हों, दांत के रोग के हों या हड्डी वाले हों, तो काफ़ी फायदा हुआ है और अच्छा रहा है बहुउद्देशीय शिविर। हरिद्वार में एसडीएम अजयवीर सिंह के नेतृत्व में खनन विभाग की टीम ने श्यामपुर क्षेत्र में 7 भंडारण, 3 स्क्रीनिंग प्लॉट और क्रेशर पर अवैध खनन पे कार्रवाई करते हुए 50 लाख रुपए का जुर्माने लगाए, जिसके बाद से खनन माफियाओं में हड़कंप मच गया। वहीं एसडीएम ने कहा कि अवैध खनन को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और आगे भी अवैध खनन पर लगातार कार्रवाई की जाएगी। रुड़की पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी, जिसने तत्परता दिखाते हुए गैंग के सरगना समेत 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है ये शातिर चोर एटीएम काट कर लाखों की नकदी लेकर फरार हो गए थे। पुलिस ने इनके पास से चोरी में इस्तेमाल की गई स्कॉर्पियो, 50,000 की नकदी, गैस कटर बरामद किया। वहीं अब पुलिस ने दोनों को कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया और वारदात में शामिल अन्य फरार चल रहे आरोपियों की तलाश जारी है। हमारे डंडेरा क्षेत्र सिंगलाइन कोतवाली में ये घटना निरुद्ध किया गया था, क्योंकि यह गैस मशीन का यूज करके एटीएम को काट के ले जाया गया था और इसमें हमें भी आशंका थी ये गिरोह बाहर का था। उसका लगातार हमारी सीआई यूनिट और थाना कोतवाली क्षेत्र में पुलिस लगातार इस पर वर्क कर रही थी। कल इसमें उनकी अरेस्टिंग हुई है और जो घटना में प्रयुक्त वाहन है, गैस का मशीनें वगैरह हैं और 2 अभियुक्त और उसमें जो लूटी गई जो सामग्री थी, जो चोरी की गई थी, वो भी 50,000 रुपये और उस सामग्री से जो फोन उन्होंने खरीदे थे वो सब लोगों के बारे में किया है। ये पूरे गैंग में करीब 6 लोग शामिल थे, जिसमें 2 की अरेस्टिंग हो चुकी है। 4 लोग अभी की अरेस्टिंग होनी शेष है और उनसे और रिकवरी की जिस समय घटना हुई थी उस समय हमारी जानकारी के हिसाब से 11 लाख के आसपास उसमें पैसा रखा और जो मशीन गैस कट का यूज किया गया था तो उसमें 2 प्लेटें जल्दी हुई थी। जानकारी के हिसाब से 6-7 लाख रुपये इनको मिला था, जिसमें 2 लाख के आसपास की हमारी रिकवरी हुई है। बाकी के हम लोग पहले 5 लाख पड़े थे, उससे 4 दिन पहले 8.5 लाख पड़े थे टोटल। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 2 दिवसीय भ्रमण पर मथुरा पहुंचे, जहां उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की
तीड़ा स्थली गोवर्धन धाम में गिरिराज महाराज के दर्शन कर देश और प्रदेश की खुशहाली की कामना की। इसके बाद मुख्यमंत्री ने गुरु कृपा गार्डन में बीजेपी कार्यकर्ताओं से भेंट की। इस दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा उनका जोरदार स्वागत किया गया। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा, आज भारत प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में नई कार्य संस्कृति और विकास के नए आयाम स्थापित करा। उत्तराखंड राज्य को 23 वर्ष पूरे हो गए और उत्तराखंड विकास की नई पटकथा लिख रहा है। मैं इस सम्मान के लिए आभार व्यक्त करता हूं और दोनों हाथ जोड़कर आपसे निवेदन करता हूं। आज इस व्रत की भूमि में मुझे आने का सौभाग्य मिला, इसलिए आप सभी का भगवान गुरुराज जी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। जो सम्मान यहाँ आकर लोगों ने मुझे दिया है, जो मेरा स्वागत किया है, ये सम्मान केवल मेरा सम्मान नहीं है, बल्कि देवभूमि उत्तराखंड के प्रसिद्ध व्यक्ति का सम्मान है। इस अवसर पर मैं भगवान श्री कृष्ण जी को और ब्रज के सभी संतों को मैं नमन करता हूँ और इस भूमि में आप सबसे मिलना, यहाँ पर संबोधन करना, ये अपने आप बहुत ही ईश्वर की कृपा है। और मैं बहुत दिनों से सोच रहा था सोगी यहाँ आऊँ और कई बार कार्यक्रम बना भी, लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ कि धरा मिलता है, एकता भी होता है और भगवान जब उनकी इच्छा होती है किसी से कुछ करवाने की या अपने यहाँ बुलाने की, तो ये उनकी इच्छा के अनुसार होता है। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा अपने 1 दिवसीय दौरे पर लखनऊ पहुंचे। लखनऊ एयरपोर्ट पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनका स्वागत किया। एयरपोर्ट से निकलकर जेपी नड्डा सरोजनी नगर स्थित होटल हॉलिडे इन में पहुंचे, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात के कार्यक्रम को भी उन्होंने सुना। इसके बाद जेपी नड्डा ने मैराथन को हरी झंडी दिखाई और विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम में शामिल होकर जनसभा को संबोधित किया। किया है तो वो पिछली एशियन गेम्स में किया, मोदी जी के नेतृत्व में किया और योगी जी ने उसका साथ दिया। आज जिस कल्पना को लेकर के योगी जी चले हैं, जिसमें खेलो इंडिया, फिटनेस इंडिया और हमारे अच्छे खिलाड़ियों का चयन और हर गांव में खेल का मैदान बनाना, हर जिले में मॉडर्न फैसिलिटी का स्टेडियम बनाना, हर गांव में ओपन जिम बनाना, ये अपने आप में बताता है कि अब ओलंपिक्स में, अब एशियन गेम्स में, अब दुनिया के किसी भी प्रतियोगिता में इंडिया का प्रतिनिधि नहीं जाएगा, भारत के गांव का प्रतिनिधि जाएगा और वो भारत को प्रतिनिधित्व करेगा। 140 करोड़ का देश और मात्र कुछ बड़े बड़े शहरों से हमारे खिलाड़ी निकले। ये जो अन्याय चल रहा था, इसको न्याय में बदलने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया और इसलिए विकसित भारत ये एक संकल्प है और संकल्प वही होना चाहिए जिसको हम शुद्ध अंतःकरण से जमीनी धरातल पर उतार सके। हम सब अपने घरों में कोई अनुष्ठान करते हैं तो अनुष्ठान के पहले एक संकल्प लेते हैं, इसलिए लेते हैं क्योंकि उसके अनुरूप हम बने और उसके अनुरूप बनने के लिए हमें उसके अनुरूप आचरण करना पड़ता है। हमारा देश विकसित भारत कैसे बने? अरे संकल्प किस बात को लेकर? इस बात का संकल्प है जिससे हर भारतवासी के चेहरे पर खुशहाली हो, सुख और समृद्धि आए, कहीं विपन्नता न हो, कहीं भी किसी भी प्रकार का कोई दुख और दरिद्रता का कोई अंश न हो। और इसके लिए प्रधानमंत्री ने पंचप्रण की बात की। हर भारत
अमृत काल में इन पंच प्रणों को अपने जीवन का हिस्सा बनाना पड़ेगा। पहला, आत्मनिर्भरता के माध्यम से विकसित भारत के संकल्प को अपने जीवन का ध्येय बनाना, गुलामी के अंशों को सर्वथा समाप्त करना और विरासत पर गौरव की अनुभूति करना, देश की एकता और अखंडता के लिए कार्य करना और सैनिकों का सम्मान करना और अंत में एक नागरिक होने के नाते अपने कर्तव्यों का ईमानदारी पूर्वक निर्वहन करना। अमेठी में बीजेपी सांसद स्मृति ईरानी ने 160 करोड़ रुपए से बनाए गए इंडियन ऑयल के बॉटलिंग इंडियन प्लांट का उद्घाटन किया। अभी तक 3000 रसोई गैस सिलेंडर प्रतिदिन रिफिल किए जाते थे, अब उसकी क्षमता बढ़कर 17000 हो जाएगी। इससे 8 जिलों में रसोई गैस की आपूर्ति समय से हो सकेगी। वहीं केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने केंद्र सरकार की उपलब्धियों का बखान करते हुए कहा, सरकार सभी के विकास के लिए काम कर रही है। सबकी पुण्य धरती से विकास के कई कार्यों को राष्ट्र को समर्पित करने के साथ साथ माननीय प्रधानमंत्री जी ने अमेठी त्रिसिंडी में इंडियन ऑयल के बॉटलिंग प्लांट का विस्तार किया। 160 करोड़ की लागत से इस प्लांट की कैपेसिटी में 6 गुना वृद्धि हमारी क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को और भी सुदृढ़ करने का एक सराहनीय प्रयास है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में अमेठी में साल 2019 से लेकर सितंबर 2023 तक लगभग 1 लाख से ज्यादा छोटे व्यापारियों को बैंकों के माध्यम से लोन 1600 करोड़ लगभग मिल चुका है। कृषि के क्षेत्र में किसान परिवारों को 2019 से लेकर सितंबर 2023 तक बैंकों के माध्यम से 4500 करोड़ रुपया ऋण मिल चुका है। चाहे कृषि का क्षेत्र हो, चाहे साउथ एशिया का सबसे बड़ा कोका कोला का बॉटलिंग प्लांट हो, चाहे उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा पोल्ट्री फीड का प्लांट हो, और आज इंडियन ऑयल की ये प्लांट जिसका विस्तार किया गया है, ऐसी कई मैन्युफैक्चरिंग, बॉटलिंग और अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए उद्योग के नए आयाम अमेठी को प्रधानमंत्री मोदी जी और प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी जी के सहयोग से प्राप्त हो रहे हैं। मैं अभिलाषी हूं कि आने वाला समय विशेषतः कृषि क्षेत्र में प्रोसेसिंग की दृष्टि से अमेठी के लिए लाभदायक रहेगा। सुकमा में हुए नक्सली हमले के दौरान शहीद हुए एटा के लाल केपी सिंह की प्रतिमा अनावरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सपा मुख्य अखिलेश यादव ने शिरकत की। वहीं मंच से संबोधित करने के दौरान अखिलेश यादव बीजेपी पर जमकर बरसे। अखिलेश ने बोला, 2024 का चुनाव देश के संविधान बचाने का चुनाव है। नई लोकसभा की नई परंपरा में विपक्षी सांसदों को सवालों से बचने के लिए लोकसभा से बाहर किया। वहीं यूपी में किसी हॉस्पिटल में गरीब को इलाज नहीं मिल रहा। जो सपा सरकार ने एम्बुलेंस और पुलिस की सुविधा दी थी, वो अब चौपट हो गई है। देश का संविधान बचाने का चुनाव है। ये वही भारतीय जनता पार्टी है जिसने नई लोकसभा बनाई, और लोकसभा की परंपरा देखिए आप कि सबसे ज्यादा सांसदों को निकाल दिया, और जिन सवालों का जवाब देना चाहिए था, उन सवालों के जवाब से बचने के लिए लोकसभा से सांसदों को निकाल दिया गया। और जो सबसे सिक्योरिटी जोन है, सबसे महत्वपूर्ण इलाका, सरकार ने दावा किया था कि सबसे सिक्योरिटी बंदोबस्त अच्छा होगा,
उसमें आखिरकार भारतीय जनता पार्टी के सांसद के ही पास से वो नौजवान लोकसभा में आ गए। ये लोकसभा नहीं चलाना चाहते, इसलिए जनता को सावधान रहना है कि 24 में थी किसी अस्पताल में आप चले जाएं, गरीब को इलाज नहीं मिल रहा और 7 साल होने वाले हैं सरकार के। अगर एक भी जिला अस्पताल ऐसा बनाया हो जिसमें इलाज गरीब का हो जाएगा, बताइए आप। जो एम्बुलेंस व्यवस्था थी वो चौपट कर दी, जो पुलिस को व्यवस्था दी थी वो चौपट कर दी। केवल झूठे मुकदमे लगाना, अन्याय करना, विपक्ष की आवाज को दबाना। लेकिन विपक्ष और ये जनता जब वोट डालेगी तो भारतीय जनता पार्टी का सफाया करेगी। गठबंधन भारतीय जनता पार्टी को 80 सीटें हराएगा। 80 सीटें हराने से संविधान बचेगा, भारतीय जनता पार्टी हटेगी। बदायूं में नगरपालिका परिषद के सदस्यों ने बोर्ड मीटिंग बहिष्कार किया। उधर नगरपालिका ईओ ने 15 सदस्यों की उपस्थिति में मीटिंग होने का दावा किया, जबकि 18 सभासदों ने मीटिंग का बहिष्कार किया। उनका आरोप है नगर की मुख्य समस्याओं को लेकर कोई सुनवाई नहीं होती है। वहीं आक्रोशित सदस्यों ने नगर के बम्बा चौराहा पहुंचकर ईओ के खिलाफ प्रदर्शन किया। हमारे मेंबरों में से कौन सा मेंबर वहां उपस्थित था, किसके साइन हैं? अगर ये साइन ईओ साहब ने फर्जी कराए हैं, पत्रकार बंधु भी वहां मौजूद थे, अगर ईओ साहब ने फर्जी साइन कराए हैं तो अपनी गुंडागर्दी से इसी बोर्ड की मीटिंग में बाज आ जाएं, वरना आर पार की लड़ाई होगी। तैयार रहें ईओ साहब, आपके माध्यम से बताना चाहते हैं ईओ साहब को, आर पार की लड़ाई होगी, तैयार रहें ईओ साहब। वो यहाँ नहीं रहेंगे। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के समक्ष लखनऊ जाना पड़े तो लखनऊ, दिल्ली जाना पड़े तो दिल्ली हम जाएंगे। हाउस टैक्स, वाटर टैक्स हर हाल में माफ होना है किसी का। ईओ साहब अपनी गुंडई पे ना उतारू हो, उन्हें हम बताना चाहते हैं आप लोगों के माध्यम से। भले हाउस टैक्स, वाटर टैक्स, लोगों के जन्म प्रमाण पत्र न बनने और ईओ की गुंडागर्दी, इससे लोग निजात पाने के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या चाहते हैं आप? भले हाउस टैक्स, वाटर टैक्स माफ और जो लोग जाएं उनके जन्म प्रमाण पत्र और उनके हाल के हाल भले बनने के बाद लोगों को मिलें, इससे लोग सुखी और शांति प्रदान करें, गरीबों की हत्या ना हो। कितने लोग हैं आप? 18 लोग। फर्रुखाबाद में रामनगरी के मेले का आयोजन किया गया। इस मेले में धर्म और अध्यात्म की धारा बहेगी। जिला प्रशासन ने इसके लिए तैयारियां शुरू कर दी और इस बार यह मेला 25 जनवरी से शुरू होगा। वहीं रामनगरिया में कल्पवास करने वाले श्रद्धालुओं को पिछले वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष 2.5 गुना जेब ढीली करनी पड़ेगी। झोपड़ी लगाने के लिए 2.5 गुना ज्यादा कीमत देनी होगी। इस बार से ज्यादा पैसा पड़ेगा, इसलिए कम पड़ते छोटी झोपड़ी बनवाओ तो कम से कम 2000 रुपया बनती है और उससे बड़ी बनेगा तो दूने पैसा पड़ेगा उसके। जो पूरा 5 साल में आओ तो 20 रुपया, इस साल 50 रुपया मिल रहा, सेठा फंदा 200 रुपया मिल, पिछले साल जो है तो 90 रुपया मिलती है। आज बन रहा इस साल कहीं कहीं दूने की हो गई, दूने हो गए, दूने का तीन तक पहुँच जाएगा। भागा का मिलती नहीं, सही लाभ हम कुछ रही 10 रुपये। कितने फुट की है? 12 फुट। पिछले वर्ष क्या कितने थी? पिछले वर्ष 1000 की। 1000। कारण क्या है 500 रुपये महंगी हुई है? इस साल माल नहीं मिल रहा है, माल है ही नहीं इसमें, कच्चा माल नहीं मिल रहा। भागा पतेल सेंटा नहीं मिल रहा, नहीं मिल रहा। टटिया कितने बना रहे हैं? 200 रुपये। 200 रुपये। पिछले वर्ष टटिया कितनी थी? 150 रुपये की। इस बार माल कहाँ से मंगाए हैं? बाहर से अमृतपुर है, अल्लाहगंज है और भापुर है, तहसील के नीचे ढेलापुर है। लगभग लागत कितनी आ जाती है? लागत 1000-1200 रुपये आ जाती है। 1000-1200 रुपये आ जाती है वर्तमान में।
पीलीभीत में गौवंश को लेकर हुए विवाद में एक हिंदू संगठन के कार्यकर्ता और ग्राम प्रधान अपने आमने सामने आ गए। मामला मारपीट तक पहुंचने पर ग्राम प्रधान ने एक बैठक कर चर्चा की। आरोप है वीडियो की परमिशन के बाद भी शरारती तत्वों ने अभद्रता और मारपीट की। वहीं ग्राम प्रधान ने आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। कल जो शरारती तत्वों ने जो घटना को अंजाम दिया है, हमारे प्रधान जी ने परमिशन ली थी, उसमें बाकायदा सारे पशु लिखे थे, काउंटिंग थी, पशु चिकित्सा के डॉक्टर साहब भी थे, हमारे विकास खंड के सचिव भी थे, सारे लोग मौजूद होने के बाद उसके बाद संजय मिश्रा अपने कई लोगों के साथ आए, बगैर विदाउट जानकारी उनके साथ बदतमीजी, इतनी क्रूरता, इतनी बदतमीजी की जिसका कोई ठीक नहीं। पुलिस आने पे भी वो शांत नहीं हुआ, पुलिस से कोई एक्शन नहीं लिया। कहीं ऐसी अप्रिय घटना भी हो सकती थी, पुलिस को एक्शन लेना चाहिए था, उनको रोकना चाहिए था। इसका हम प्रशासन का विरोध करेंगे, पुलिस ने उसमें कोई एक्शन क्यों नहीं लिया। मामला यह है कि ग्राम पंचायत घुंचाई में 30 जानवरों की परमिशन खंड विकास अधिकारी द्वारा दी गई थी, जिसमें पशु चिकित्सक डॉक्टर सुभेंद्र कुमार, अमनीश कुमार ग्राम पंचायत अधिकारी, मंजुल मिश्रा ग्राम पंचायत अधिकारी व प्रधानपति सुनील कुमार सिंह पशुओं को लेकर 30 पशुओं को लेकर जा रहे थे। इसमें कुछ शरारती गुंडे जिन्होंने घुंचाई चौराहे पे मतलब ट्रालियां को रोक के प्रधान के साथ और सचिव के साथ मारपीट की व ट्रैक्टर के ड्राइवरों को उन्होंने मारपीट की और पुलिस मूक दर्शक बन के देखती रही और पुलिस ने उस पक्ष में कोई भी बीच बचाव नहीं किया। उनकी वीडियो सब हैं जो हम मीडिया को भी हम उपलब्ध कराएंगे। वो मां बहन की गालियां लोगों को देते रहे। इस तरीके की जो मतलब सरकार गौशाला बनवाती है, गौशाला में पंचायत द्वारा पशु शिफ्ट किए जाते हैं और जो कोई पशु शिफ्ट करने में वो लोग आनाकानी कर रहे थे, डॉक्टर वगैरह मौजूद थे। इस तरीके की गुंडई संजय मिश्र द्वारा जो करी गई है वो बिल्कुल ही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ग्राम प्रधान संगठन आज एसडीएम साहब को ज्ञापन देगा, अब एफआईआर इनके ऊपर दर्ज कराएगा। अगर ये नहीं हुआ तो जो भी पशु हैं वो तहसील के अंदर जाके सब गांव-गांव लौट दिए जाएंगे। इससे जाने कितने लोगों की मृत्यु हो चुकी है इन आवारा पशुओं से और लोगों की फसलें बिल्कुल नष्ट होती चली जा रही हैं। इस तरफ इन लोगों का कोई ध्यान नहीं है। ये जो अपने आप को कोई संगठन का ये असामाजिक तत्व बता रहे हैं, ना इनके पास जमीन है, ना इनके पास जानवर है और ये ना इन्होंने जानवर पाले हैं। इस तरीके की जो इन्होंने गुंडाई की है ये बिल्कुल ही बर्दाश्त के बाहर है और ये हम लोग बिल्कुल ही बर्दाश्त नहीं किया। प्रधान संगठन इसका घोर विरोध करेगा, चाहे इसके लिए कहीं से कहीं तक लड़ाई लड़नी पड़े। गोरखपुर जिले में बेलीपार पुलिस ने मुठभेड़ में 2 बदमाशों को गोली मारी। दोनों घायलों को इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। बताया जा रहा है ये बदमाश 12 लाख रुपए की लूट में वंचित थे। पुलिस को कई दिनों से इनकी तलाश थी। इनके पास से अवैध तमंचा, जिंदा कारतूस बरामद हुआ। थाना बेलीपार पर पूर्व में पंजीकृत लूट के वांछित अभियुक्तों की सुरागरसी पतारसी में पुलिस लगी हुई थी और देर रात्रि में सूचना प्राप्त हुई है कि इस लूट के कुछ वांछित अभियुक्त थाना बेलीपार से बांसगांव जाने वाले रास्ते पर मूवमेंट कर रहे हैं और इस सूचना पर तत्काल ही हमारी जो स्वाट टीम है और थाना पुलिस की टीम संयुक्त रूप से इनकी गिरफ्तारी के लिए लगी हुई है और देर रात्रि में ये कुसमोल से आगे रास्ते पर इनसे मुठभेड़ हुई है और इनके द्वारा पुलिस पार्टी पर फायरिंग की गई। आत्मरक्षार्थ पुलिस टीम के द्वारा भी इन पर जवाबी कार्रवाई की गई और इसमें 2 अभियुक्त राज पंडित और उसका साथी शुभम पांडे जो थाना बांसगांव के रहने वाले हैं, इनको ये घायल हुए दोनों और इनको जिला अस्पताल में दाखिल कराया गया है और इनका जो तीसरा साथी सत्यम राय जो थाना बांसगांव का ही रहने वाला है वो मौके से भाग गया, जिसकी गिरफ्तारी के लिए भी लगातार प्रयास किया जा रहा है और इसमें आगे की इन्हीं खबरों के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत।